हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा। मैं किशन यादव आपके लिए साइंस क्लासेस लेके आया हूँ। पहला वीडियो में हम 9th क्लास के पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के 2 टॉपिक पढ़ चुके थे। आज तीसरा टॉपिक करेंगे। तीसरा टॉपिक आज का जो है इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। इससे पहले 2 टॉपिक कर लिए थे। जो बच्चों अभी तक वो 2 टॉपिक नहीं देखे हैं वो जाकर पहले वीडियो हमारी देख लेंगे, उसको बेहतर समझ में आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, उसके गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और उन चीज़ों में मैटर जो है चेंज हो सकता है। सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सॉलिड को लिक्विड करने के लिए आपको मैटर का हीट बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं आइस। आइस का जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। अब जब लिक्विड हो गया तो लिक्विड का और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो बन जाएगा गैस। और गैस किस रूप में बनेगा? जैसे वाटर को बॉयल करते हो तो वेपर बनता है। वेपर क्या है? वेपर गैस है। अब इसको क्या रिवर्स किया जा सकता है? रिवर्स भी कर सकते हैं। गैस से लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से वापस सॉलिड बना सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर। वाटर आइस के रूप में भी आपको मिलेगा, वाटर के रूप में भी मिलेगा और गैस के रूप में भी मिलेगा। तो गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैस को आप कूल कीजिए, टेम्परेचर घटाइए। टेम्परेचर घटाओगे तो वाटर में चेंज होगा। जब गैस वेपर में बन जाएगा वाटर, तो टेम्परेचर घटाओगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड को और थोड़ा टेम्परेचर घटाएंगे, यानी कि फ्रीजिंग जोन में जाएंगे, तब वो जमना शुरू हो जाएगा। और जम जाएंगे तो आप उसको आइस कहेंगे, जो कि एक सॉलिड है। आइस क्या है? सॉलिड है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिख दिया है, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। वाटर जो है 3 स्टेट में मिलता है। सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज फैमिलियर वाटर, जो हम रेगुलर यूज करते हैं वाटर का, एंड थर्ड है गैस एज वेपर। वेपर के रूप में वाटर गैस के रूप में मिलेगा। तो बच्चों आगे देखेंगे कि जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड। ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आपको आइस के रूप में भी मिलेगा और लिक्विड के रूप में भी मिलेगा। इसी को यदि केल्विन में देखा जाए तो 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन के। आगे बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, जब लिक्विड को बॉयल करोगे तो वह वेपर बन जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होकर वेपर बन जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच a liquid states boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल होकर गैस में बदल जाए, वेपर में बदल जाए, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो जब हमने सॉलिड को पिघलाया, मेल्ट किया, तो वो लिक्विड बना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। इज नोन एज फ्यूजन। जब कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होकर लिक्विड बन जाए उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। अगला, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यदि किसी मैटर का टेम्परेचर
या फिर प्रेशर घटाया या बढ़ाया जा रहा है तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है। और यही कारण है कि कोई स्टेट इसी पर डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कैसा है और प्रेशर कितना है। जिसका टेम्परेचर कम होगा वो सॉलिड में होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने पे लिक्विड हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर तो गैस बन जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। यदि केल्विन में देखा जाए तो केल्विन में 373 केल्विन, 373 केल्विन, यानी कि जितना भी आपको आगे बढ़ना है 0 डिग्री से उसमें प्लस करते जाओ। तो 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो 100 डिग्री सेल्सियस में आप 273 में 100 डिग्री सेल्सियस प्लस कर दो तो कितना आएगा? 373 केल्विन। ये मैं आपको अगले टॉपिक में एक्सप्लेन में बताऊंगा, फिलहाल आप इतना जानेंगे। अगला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इन वेपर विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। अब कोई ऐसा सॉलिड भी हो सकता है जो बिना लिक्विड में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाए। ऐसे सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड, कॉम्फर, आयोडीन। ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, जिसमें कोई सॉलिड बिना लिक्विड में बदले सीधे गैस में बदल जाए, ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसी का अपोजिट है डिपोजिशन। डिपोजिशन डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। अब यहाँ पे गैस बिना लिक्विड में बदले सॉलिड में बदल सकता है। जब कोई गैस बिना लिक्विड में बदले सॉलिड में बदल जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, इसका एक एग्जाम्पल है CO2। CO2 इसको आप ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, ड्राई आइस, जिसके बारे में मैं नीचे एक्सप्लेन किया हूँ। ये इफेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्रेशर के द्वारा इसको स्टोर किया जा सकता है, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं या फिर ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तब इसको स्टोर करके सॉलिड फॉर्म में बदला जाता है। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेज ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। और इसके प्रेशर को जब घटा दिया जाता है टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से भी नीचे विदाउट coming liquid state, this is the region that solid carbon dioxide is also known as dry ice। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है तो उसका प्रेशर हाई है, लेकिन उसको हमें सॉलिड में बदलना है तो प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देते हैं तब वो सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है और इसे ही ड्राई आइस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों मैं आपको ये बता दूँ कि चैनल पे 9th क्लास के जितने भी चैप्टर मैं करवाऊँगा वो सीक्वेंस बाय होगा। आप नोट्स बनाते चलेंगे और एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, सारा नोट्स आपको इस चैनल पे मिलता चलेगा। तो बेटा 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगला है चौथा टॉपिक। चौथा है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, यानी कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर रेस्ट। या पहले भी जान चुके हैं कि कोई भी पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहता है, कभी रेस्ट पोजीशन में नहीं आता। एट अ गिवन टेम्परेचर एट एनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जो कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई एनर्जी होगी। बिना एनर्जी का कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, और यहाँ पे पार्टिकल्स के साथ भी वही होगा कि बिना एनर्जी के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकता। तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के साथ पार्टिकल्स हमेशा मूव करता रहता है। अब हम आ जाते हैं अपना पहला पॉइंट पे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड
वेपर में चेंज होता है बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कि जब कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल होने लगे उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन इवेपोरेशन क्या है कि जब बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे कोई लिक्विड वेपर में बदल जाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप किसी बर्तन में पानी लीजिए और उसको स्टोव पे चढ़ाइए, कुछ समय बाद स्टोव बंद कीजिए जब तक कि पानी ना उबला हो, और फिर देखिए तो वेपर की तरफ उड़ता हुआ आपको दिखेगा। यही है इवेपोरेशन, कि जब कोई वाटर बॉयल नहीं हुआ है लेकिन वेपर होना शुरू हो गया है, इसे ही इवेपोरेशन कहते हैं। अब इवेपोरेशन डिपेंड किस चीज़ पे करता है? इवेपोरेशन फैक्टर ऑफ इफेंडिंग इवेपोरेशन, बस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे कि मान लो आप कपड़े सुखाने के लिए डालते हो तो फैला कर डालने पे जल्दी सूखता है कपड़ा, लेकिन जब उसको मोड़ के रख दिया जाए तो जल्दी नहीं सूखेगा। यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब आप कपड़े को फैला रहे हैं तो एरिया इंक्रीज हो रही है। जब एरिया इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेगा जिससे कि कपड़े जल्दी सूखेंगे। लेकिन जैसे आप एरिया घटा दोगे, मोड़ के रखोगे, तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विद डिक्रीज सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया घटेगा तो इवेपोरेशन भी घटेगा। अगला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी समझना, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। अब एयर में कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के गैसेस हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं। इस डस्ट पार्टिकल्स में वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। इस ड्रॉपलेट्स को ही ह्यूमिडिटी कहा गया है। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एयर में जो पानी उपस्थित है, वाटर उपस्थित है, उसे ही ह्यूमिडिटी कहा गया है। When increase humidity, the evaporation is decrease। अब मान लो कि एयर में वाटर पहले से ही ज़्यादा है तो क्या इवेपोरेशन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जब ह्यूमिडिटी कम होगा तब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जब एयर में पानी की मात्रा कम होगी तभी ज़्यादा पानी सोखेगा। यदि पहले से ही ज़्यादा होगी तो कम पानी सोखेगा। जैसे कि बरसात के मौसम में यदि आप कपड़े धोते हैं और बाहर फैला के रख देते हैं तो जल्दी कपड़ा नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि जब बरसात हुई है तो एयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स पहले से मौजूद है, जिस कारण एयर पहले से गीला है और उसको ड्राई होने में टाइम लगेगा। इसीलिए जब ह्यूमिडिटी, व्हेन इंक्रीज ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन डिक्रीज, जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। व्हेन डिक्रीज ह्यूमिडिटी देन इवेपोरेशन इज इंक्रीज, जब ह्यूमिडिटी घटेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो जो इवेपोरेशन में जैसे ही वाइंड का स्पीड बढ़ेगा, जब हवाओं की स्पीड तेज होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो इवेपोरेशन में इतना ही है। अगला टॉपिक है हमारा केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन और सेल्सियस स्केल को पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लोज। इसको अच्छे तरीके से समझना। केल्विन एंड सेल्सियस इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर नापने के लिए दो यूनिट है हमारे पास, एक है केल्विन और दूसरा है सेल्सियस। केल्विन में भी आप टेम्परेचर को नाप सकते हैं और सेल्सियस में भी नाप सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। अब इससे एक और टॉपिक आ रहा है, प्रेशर आपने पढ़ा था। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर एयर के द्वारा लगाया गया है उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट है पास्कल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PA से दिखाते हैं, PA कहते हैं।
अब बात करते हैं सेल्सियस स्केल और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। तो जब केल्विन में दिया हो उसको सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, तो जब भी केल्विन में दिया हो आपके साथ तो उसमें से 273 माइनस कर देंगे। 273 माइनस करोगे 300 में से तो कितना आएगा 27 सेल्सियस। 27 सेल्सियस हमेशा केल्विन में दिया रहे तो ये याद रखना है आपको कि 273 माइनस करना है। ठीक है, अगला है 573। तो 573 में से भी 273 माइनस कर दीजिए। 573 में से 273 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3। ये आएगा सेल्सियस में, क्योंकि पहले था केल्विन में, जब आपने चेंज किया तो किस में आया, सेल्सियस में आया। अब केल्विन में बदलना है और सेल्सियस में दिया है, केल्विन में बदलना है सेल्सियस में दिया है तो 273 प्लस कर देंगे आप, 273 प्लस कर देंगे 250 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना आएगा, 0 में 3 प्लस करेंगे 0 आएगा, 5 7 12 के 2 कैरी 1 2 2 4 और 1 5 और ये आएगा केल्विन में। क्यों, क्योंकि ये सेल्सियस में दिया था इसलिए ये आएगा केल्विन में। ऐसे ही अगला 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 प्लस कर दीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आ जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, जब सेल्सियस में दिया हो तो केल्विन में बदलेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इसमें यदि कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को